इस वीडियो में हम ट्राई करने वाले हैं इस वन ब्लॉक पर 100 डेज सर्वाइव करने की। लेकिन ये नॉर्मल वन ब्लॉक नहीं है। इस वन ब्लॉक से हमें डिफरेंट ब्लॉक्स की जगह सिर्फ डर्ट ब्लॉक्स मिलेंगे, जिनका यूज करके हमें इस वर्ल्ड में प्रोग्रेस करनी होगी। और इसकी डिफिकल्टी और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए हम इसे खेलेंगे हार्डकोर मोड में। तो क्या हम इस वर्ल्ड में 100 डेज सर्वाइव कर पाएंगे? जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखना, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना। एंड या एंजॉय द वीडियो। तो गेम की स्टार्टिंग होती है, हमने ब्लॉक्स माइन करना शुरू किया, लेकिन ये कोई नॉर्मल डिफिकल्टी नहीं थी, ये थी एक्सट्रीम डिफिकल्टी। तो ब्लॉक्स हमारे पास आने की जगह वर्ल्ड में गिर रहे थे। काफी ज्यादा स्ट्रगल करने के बाद हमने फाइनली कुछ ब्लॉक्स इकट्ठा कर ही दिए और उन्हें मेन ब्लॉक के चारों तरफ लगा दिया। उसके बाद हम ब्लॉक्स इकट्ठा करते रहे और साथ में उन ब्लॉक से बेस पे एक्सपेंड करते रहे। और काफी देर तक माइन करने के बाद भी उसमें से सिर्फ ग्रास ब्लॉक ही ड्रॉप हो रहा था। पहले हमें लगा कि इसमें शायद कोई ग्लिच होगा, लेकिन उसके बाद हमने इस मॉड के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी इकट्ठा की और हमें पता चला कि इसमें सिर्फ ग्रास ब्लॉक ही स्पॉन होंगे, लेकिन हम इन ग्रास ब्लॉक से अगली चीजें क्राफ्ट कर सकते थे, जैसे कि ये सैपलिंग जो बनती है सिर्फ 2 डर्ट ब्लॉक से। तो हमने काफी सारी सैपलिंग्स बनाई और फिर उन्हें अपने बेस पर लगा दिया। अगले पूरा दिन हमने सिर्फ डर्ट इकट्ठा की और इसके साथ बेस पर काफी सारे पेड़ लगाए। काफी देर वेट करने के बाद फाइनली ट्री ग्रो होना शुरू हो ही गए। तो हमने वुड इकट्ठा करना शुरू किया और उससे बेसिक टूल्स भी बनाए। हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था, तो अभी के लिए हमें पेड़ों से गिरे हुए सेब से ही काम चलाना पड़ेगा। नेक्स्ट डे हम थोड़ी वुड इकट्ठा करने के बाद फिर से माइन करने लगे, लेकिन हमारा मेन ब्लॉक ही गायब हो गया, क्योंकि वहां पर हर जगह पर ही ग्रास फैल चुका था। तो हमें यही पता नहीं लग रहा था कि हमारा मेन ब्लॉक कौन सा है। तो हमें काफी सारे ब्लॉक्स ब्रेक करने पड़े, लेकिन हमें फाइनली ब्लॉक मिल ही गया। और फिर हमने उसके चारों तरफ स्लैब्स लगा दी ताकि हमें फिर से ये जगह बर्बाद ना करनी पड़े। इस वन ब्लॉक से हमें सिर्फ डर्ट ही मिलने वाला था, तो हमें प्रोग्रेस करने के लिए मॉब्स मारने थे, लेकिन मॉब फार्म बनाने के लिए हमारे पास पानी ही नहीं था और पानी भी हमें मॉब्स मार कर ही मिलने वाला था। तो हमने मॉब स्पॉन करने का एक एरिया बनाने का सोचा। तो स्पार्क ने वुड से एरिया एक्सपेंड किया और मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं था, तो उतनी देर में वुड इकट्ठा करता रहा। थोड़ी देर बाद ही प्लेटफॉर्म बनकर तैयार हो गया और हमें मारने के लिए हजारों मॉब्स भी तैयार हो गए। तो उसके बाद हमने मॉब्स को मारना शुरू किया और इन सभी मॉब्स से ही हमें सारा जरूरी सामान मिलने वाला था। जैसे स्ट्रे को मारकर हमें मिलने वाली थी स्नोबॉल, जिससे हम पानी का सोर्स बना सकते थे, और क्रीपर और स्केलेटन को मारकर हमें मिलने वाला था गन पाउडर और बोन मील, जिससे हम ग्रेवल बना सकते थे, और ग्रेवल से बनने वाला था कोबलस्टोन, और इसके साथ हम ग्रेवल को स्मेल्ट करके एक और चीज बना सकते थे, और वो थे आयरन इनगट। तो हमने उन्हें मारना शुरू किया। मॉब्स मारते हुए में काफी दिक्कत हो रही थी, लेकिन एटलीस्ट उससे काम पूरा हो रहा था। लेकिन वो काम बिल्कुल भी सेफ नहीं था, क्योंकि स्पाइडर उस जगह से आराम से क्लाइम करके हमारे बेस पर आ रहे थे। नेक्स्ट डे मैंने उस जगह पर और फेंस प्लेस किए ताकि स्केलेटन जैसे मॉब्स हमें साइड से शूट ना कर पाए। और इसके साथ प्लेटफॉर्म पर एक ट्रेडर भैया भी स्पॉन हुए थे, लेकिन वो सारा सामान एमरेल्ड्स का बेच रहा था और हमारे पास अभी कोई एमरेल्ड था ही नहीं, तो हम उससे कुछ भी नहीं खरीद पाए। उसके बाद मैंने फाइनली ग्रेवल से कोबलस्टोन बनाया और फिर उससे एक फर्नेस बनाई। रात के टाइम हमने मॉब्स को मारना कंटिन्यू किया। फिर हम आराम से काम कर रहे थे, लेकिन तभी हमसे मिलने फैंटम आ गए। ये फैंटम हमारे रिश्तेदारों की तरह है, जब हालत खराब हो तभी मिलने के लिए आते हैं। और क्योंकि हमारे पास ना ही वेपन्स थे और ना ही आर्मर था, तो हमें पूरी रात उनसे छिप कर रहना पड़ा। मॉब मारकर हमें सामान तो मिल रहा था, लेकिन हमें और सामान चाहिए था। तो मॉब स्पॉन करने के लिए हमने एक और एरिया बनाने का सोचा ताकि हम ज्यादा स्पीड में काम कर सके। डे 5 पर हमने प्लेटफॉर्म के ऊपर काफी सारी स्लैब्स प्लेस कर दी ताकि स्पाइडर्स वहां से बाहर ना आ पाए। उसके बाद मैंने ग्रेवल को स्मेल्ट करके आयरन नगट बनाए और फिर मैंने बनाया एक आयरन इनगट। रात के टाइम मैंने मॉब फार्म को टेस्ट किया और लकीली हमारा तरीका काम कर गया। अब स्पाइडर्स वहां से बाहर नहीं आ पा रहे थे। प्लेटफॉर्म तो पूरा कंप्लीट हो गया, लेकिन फैंटम अभी भी हमारे ऊपर अटैक कर सकते थे। तो हमने फैंटम से बचने के लिए उस जगह को थोड़ा और बेटर बनाया और फिर मैंने मॉब्स मारना शुरू किया। इतने सारे मॉब्स मारने के बाद हमें एक गाजर भी मिल गई, लेकिन उसे फार्म करने के लिए हमारे पास पानी ही नहीं था, तो हमें अभी काफी दिनों तक रॉटन फ्लैश पर ही गुजारा करना पड़ेगा। उसके बाद मैंने फिर से काफी सारा ग्रेवल स्मेल्ट करने के लिए लगाया। रात के टाइम मॉब्स मारते हुए ज़ोंबी का पूरा परिवार ही आ गया। इन्होंने तो साथ में अपने बच्चे भी ला दिए, लेकिन मैंने इन पर रहम नहीं किया। डे 7 तक हमारे पास काफी सारी स्ट्रिंग्स हो गई थी, जिसका मतलब था कि अब हम अपने लिए बेड बना सकते हैं। और मैंने आयरन से एक बकेट भी बना दी थी, लेकिन हमारे पास सिर्फ 13 ही स्नोबॉल थी और वाटर सोर्स बनाने के लिए हमें 3 और स्नोबॉल की जरूरत थी। और रात के टाइम थोड़े बहुत स्ट्रे मारने के बाद हमारे पास स्नोबॉल्स कंप्लीट हो गई, तो मैंने स्नोबॉल से आइस बनाई और अब फाइनली हमारे पास एक वाटर सोर्स था। बट हमारा सबसे पहला टारगेट था एक कोबलस्टोन जनरेटर बनाना, और उसके लिए हमें एक और चीज की जरूरत थी, और वो थी एक लावा बकेट। बट मैक्सिमम लोग यही सोच रहे होंगे कि हम लावा बकेट कहाँ से लाएंगे, तो डरो मत,
इस मॉड में इसका भी जुगाड़ है। लावा बकेट हम बना सकते हैं मैग्मा ब्लॉक से, और मैग्मा ब्लॉक बनता है कोबलस्टोन को ब्लास्ट फर्नेस में स्मेल्ट करके। तो अब हमें सिर्फ एक ब्लास्ट फर्नेस और एक बकेट बनानी थी। तो मैंने काफी सारा ग्रेवल स्मेल्ट करने के लिए लगाया और उसके बाद रिसोर्सेज के लिए काफी सारे मॉब्स मारे, और फिर डे 9 पर फाइनली हमारे पास एक ब्लास्ट फर्नेस भी थी। तो मैंने कोबलस्टोन को स्मेल्ट किया और अब हमारे पास एक लावा बकेट भी थी, जिसका मतलब था कि हम फाइनली कोबलस्टोन जनरेटर बना सकते हैं। और फिर हमने फाइनली बनाया एक कोबलस्टोन जनरेटर। कोबलस्टोन से हमने फाइनली स्टोन टूल्स बनाए और अब हमारे वुड इकट्ठा करने से लेकर मॉब्स मारने तक सारे काम काफी आसान हो गए थे। अब हमें सिर्फ एक आइस ब्लॉक की जरूरत थी, जिससे कि हम बनाने वाले थे इनफाइनाइट वाटर सोर्स, क्योंकि मॉब फार्म में काफी सारा पानी भी लगने वाला था। तो डे 10 की रात पर हमने काफी सारे मॉब मारे और अगले दिन हमने फाइनली एक और आइस ब्लॉक बना दिया, जिससे कि मैंने बनाया एक इनफाइनाइट वाटर सोर्स। और क्योंकि अब हम एक रियल मॉब फार्म बना सकते थे, तो अब टाइम था टेम्परेरी मॉब फार्म को रिमूव करने का। तो सभी मॉब्स को मारने के बाद हमने वहां पर टॉर्चेस लगाई और फिर वहां से फेंस और स्लैब सब कुछ हटा दिया। उसके बाद हमने बोन मिल का यूज करके सीड इकट्ठा किए और एक खेत बनाकर उन्हें फार्म कर दिया, और फिर फाइनली स्पार्कलिंग मॉब फार्म बनाना शुरू किया। एंडरमैन को मारकर मुझे ग्रास ब्लॉक मिला, और क्योंकि हमें सर्वाइव करने के लिए जानवर भी चाहिए थे, तो मैंने काफी सारे डर्ट ब्लॉक लिए और उन्हें दूसरे प्लेटफॉर्म पर प्लेस कर दिया ताकि वहां पर जानवर स्पॉन हो सके। हमारे सारे बेसिक काम कंप्लीट हो गए थे। तो मैंने अपना प्रो बिल्डर का करियर शुरू किया। मेन ब्लॉक के अराउंड मैंने स्लैब्स की कुछ लेयर प्लेस की ताकि वो जगह बिल्कुल सेंटर में हो जाए, और पानी का यूज करके उसके नीचे एक एरिया बिल्ड करना शुरू किया। लेकिन तभी ऊपर वाली वुड में आग लग गई, पर मैंने उसे टाइम पर देख लिया तो कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। अभी तो मैंने अपना प्रो बिल्डर का करियर शुरू ही किया था और वो अभी से ही खत्म होने लग गया। बिल्डिंग के लिए मुझे काफी सारी वुड चाहिए थी, लेकिन हमारे पास पेड़ लगाने के लिए एरिया ही नहीं था, और काफी टाइम होने के बाद भी डर्ट प्लेटफॉर्म पर जानवर के नाम पर सिर्फ ट्रेडर भाई स्पॉन हुए थे। तो मैंने वहां पर पेड़ लगा दिए ताकि उस जगह को कुछ फायदा हो जाए। फिर मैंने ऊपर वाली जगह से डर्ट से लेकर चेस्ट तक सब कुछ हटा दिया और सभी चीजों को नीचे लगा दिया, और फिर मैंने उस जगह को थोड़ा इंप्रूव किया। जैसे प्लेटफॉर्म तक के लिए सीढ़ी बनाई, उस जगह से सारा डर्ट रिमूव किया, और इसके साथ ही मैं सीढ़ियों को भी थोड़ा इंप्रूव कर रहा था, क्योंकि वो बिल्कुल भी सेफ नहीं थी, और क्योंकि वो मैंने स्लैब से बनाई थी तो उसके ऊपर मैं फेंस भी प्लेस नहीं कर सकता था। तो मैंने अपनी प्रो बिल्डिंग स्किल्स का यूज किया, लेकिन वो कुछ खास अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने उसे हटा दिया। इसे मैं बाद में ठीक करूंगा। डे 15 तक मॉब फार्म कंप्लीट हो गया और वो बहुत ही अच्छे से काम कर रहा था, और अब हम ढेर सारा ग्रेवल बना सकते थे। तो मैंने काफी सारे ग्रेवल को स्मेल्ट करने के लिए लगा दिया। इतने सारे ग्रेवल को स्मेल्ट करने के बाद मेरे पास काफी सारा आयरन हो गया था, जिससे कि मैंने 4 हॉपर बनाए और उन्हें मॉब फार्म में लगा दिया। हमारे पास अब ग्रेवल का इनफाइनाइट सोर्स था, जिसका मतलब था कि हम ग्रेवल को स्मेल्ट करके ढेर सारा आयरन बना सकते। नहीं, ऐसा नहीं था। हम बहुत सारा आयरन नहीं बना सकते थे, क्योंकि ग्रेवल को स्मेल्ट करने में बहुत सारी लकड़ी जा रही थी और वुड कलेक्ट करने में बहुत सारा टाइम भी लग रहा था। डे 17 पर मैंने फाइनली एक आयरन पिकैक्स बनाई, और उसके बाद हमारे मॉब फार्म में एक चिकन जॉकी स्पॉन हुआ। तो हमेशा की तरह हमने उसे बाहर निकाला, और अब हमारे पास एक चिकन भी था जिसे हम ब्रीड नहीं करवा सकते थे। मैं काफी टाइम से ज़ॉम्बी के टुकड़ों पर जिंदा था, तो मुझे खाने की काफी जरूरत थी। तो डे 18 पर मैंने पूरा दिन सिर्फ फार्मिंग की। डे 19 और 20 पर बताने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि उन दोनों दिनों पर मैंने सिर्फ मजदूरी की। डे 21 पर मॉब फार्म में एक और चिकन जॉकी स्पॉन हुआ। तो अब हमारे पास एक और चिकन था, तो मैंने उन दोनों चिकन को ब्रीड करवाया। तो अब हमारे पास 3 चिकन हो गए थे। डे 22 पर मैंने पूरे खेत को हटा दिया और फिर वहां पर कोबलस्टोन जनरेटर बनाया और पूरे दिन सिर्फ माइनिंग की। फिर स्पार्क मेन ब्लॉक से डर्ट माइन कर रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों ऊपर वो सब कुछ नीचे गिर रहा था। तो मैंने उसके चारों तरफ वुड लगा दी ताकि वो डर्ट नीचे ना गिरे। उसके बाद मैंने सीढ़ियों के डिजाइन को थोड़ा इंप्रूव किया और ये देखने में काफी अच्छा लग रहा था। अफसोस हमारे पास दूसरे कलर की वुड नहीं थी, नहीं तो ये और भी ज्यादा अच्छा दिखता। उसके बाद मैंने चारों तरफ फेंस लगाकर उस जगह को थोड़ा और सेफ किया। फिर मैं वुड इकट्ठा करने के लिए गया और फाइनली वहां पर एक जानवर स्पॉन हुआ था, जो था एक सूअर। तो मैंने उसे बोट में बिठा दिया। उसके बाद मैंने काफी देर तक कोबलस्टोन और वुड इकट्ठा की और फिर बेस बिल्ड करना शुरू नहीं किया, क्योंकि मैंने जो मेन ब्लॉक के आसपास वुड लगाई थी वो दिखने में काफी बुरी लग रही थी और वो मेरे जैसे प्रो बिल्डर के लिए काफी शर्मनाक था। तो मैंने काफी देर लगाकर उस जगह को थोड़ा इंप्रूव किया और फाइनली वो दिखने में ठीक ठाक लग रही थी। उसके बाद मैंने काम कंटिन्यू नहीं किया, क्योंकि वो जगह अभी भी दिखने में कुछ खास नहीं लग रही थी। तो फिर मैंने काफी देर तक उस जगह पर स्लैब लगाई, वुड लगाई, बैरल लगाए, स्टेज लगाई, बहुत देर तक मतलब काम की जगह टाइम पास किया और एंड में ये बनाया, जो कि दिखने में वैसे बुरा नहीं था, पर जितना टाइम मैंने इस काम में लगाया उतनी देर में तो बेस एक्सपेंड भी हो जाता। लेकिन फिर मैंने सीरियस होकर काम शुरू किया। डे 23 पर मैंने सिर्फ मॉब्स को मारा और डे 24 पर फिर से माइनिंग की। जी हाँ, इस पूरी वीडियो में मैंने सिर्फ मजदूरी की है। डे 26 पर मैंने काफी सारा कोबलस्टोन स्मेल्टिंग के लिए लगाया
और इससे मैं बनाने वाला था एक नेदर पोर्टल। उसके बाद मैंने लीड के लिए फिर से लामा भाई को मारा। डे 27 पर फिर से एक सुअर भाई पैदा हुए और उनके साथ कुछ चिकन भी स्पॉन हुए। तो दूसरे सुअर को भी मैंने बोट में बिठा दिया और लीड का यूज करके मैंने सभी चिकन को कैद कर दिया। डे 28 पर मैंने ढेर सारी मजदूरी करके 2 और ब्लास्ट फर्नेस बनाई ताकि मैं जल्दी ग्रेवल को स्मेल्ट कर सकूं। और उसके बाद दिन के एंड में मैंने फिर से माइनिंग की। नेदर पोर्टल बनाने के लिए हमारे पास जगह ही नहीं थी, तो डे 29 पर मैंने काफी सारी वुड इकट्ठा की और फिर अगले दिन एक नया प्लेटफॉर्म बनाना शुरू किया। डे 31 तक प्लेटफॉर्म बनकर तैयार हो गया, लेकिन अभी भी हमारा स्ट्रगल खत्म नहीं हुआ था क्योंकि अब बारी थी नेदर पोर्टल बनाने की। और क्योंकि हमारे पास डायमंड पिकैक्स नहीं थी तो हम ऑब्सीडियन को माइन नहीं कर सकते थे, लेकिन मेरे पास इसका भी जुगाड़ था। मैं इसे बनाने वाला था स्पीड रन स्टाइल से, और तुम सभी को पता ही है कि मैं कितना बड़ा प्रो हूँ। तो मैंने पोर्टल को बिल्कुल परफेक्ट नहीं बिल्कुल परफेक्ट तो नहीं बना, आई थिंक मैंने इसे थोड़ा नीचे बना दिया, लेकिन मैंने उसे स्लैब लगाकर थोड़ा फिक्स कर दिया। अब ये देखने में थोड़ा अच्छा लग रहा था, लेकिन मैंने थोड़ा पीछे आकर देखा तो मैंने उसे सेंटर में बनाने की जगह थोड़ा साइड में बना दिया था। प्लेटफॉर्म बनाने के बाद मैं उन सभी के रास्ते को चारों तरफ से जोड़ने वाला था और वो दिखने में एक्चुअली काफी कूल लग रहा था। तो मैं एक बार फिर से वुड इकट्ठा करने के लिए गया और इस बार वहां पर एक और जानवर स्पॉन हुआ था जो थी एक गाय, और इसके अलावा हमारे पास काफी सारे चिकन भी हो गए थे। फिर मुझे ट्रेडर भाई भी मिले जो कि इस बार पता नहीं कैसे पर काफी ज्यादा अच्छी चीजें लाए थे और वो सैपलिंग भी बेच रहे थे जो कि हमें बिल्ड में काफी काम आती। पर अफसोस हम गरीब थे और हमारे पास एमरल्ड तो क्या विलेजर भी नहीं थे। और ये स्पार्क ने पता नहीं क्या डिजाइन कर रखा था, ना तो ये पोर्टल बिल्कुल सेंटर में था और इसकी हाइट भी प्लेटफॉर्म से नीचे थी। मतलब उस दुष्ट ने मेरा एक प्लेटफॉर्म बर्बाद कर दिया। फाइनली वो जगह चारों तरफ से कनेक्ट हो गई और 2 प्लेटफॉर्म्स के बीच काफी स्पेस था, तो मैंने बीच में एक्सपेंड करके दोनों साइड एक और प्लेटफॉर्म बनाने का सोचा। फाइनली प्लेटफॉर्म एक्सपेंड हो गया और उसके ऊपर मैंने खेत बना दिया, लेकिन उस जगह पर जाते हुए बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था, तो मैं मेन ब्लॉक की एरिया को भी वहाँ से जोड़ने वाला था ताकि हम आराम से उस जगह पर जा सके। अगले दिन मैंने पोर्टल को एक्टिवेट किया और फिर मैं गया नेदर में, और नेदर में मुझे बहुत ही खतरनाक चीज नहीं मिली क्योंकि पूरा नेदर ही खाली था। तो मैं घर वापस आ गया और मैंने फिर से मजदूरी की। डे 34 पर मैंने जानवरों के रहने के लिए एक जगह बनाई और अगले दिन मैंने सभी जानवरों को अंदर लाया। इस मैप का नेदर बहुत ही अजीब था क्योंकि वहाँ पर कुछ भी नहीं था, लेकिन हम वहाँ पर भी एक फार्म बना सकते थे जैसा कि हमने गेम की शुरुआत में बनाया था, क्योंकि नेदर वाले मॉब से भी हमें काफी सारा सामान मिलने वाला था। तो अगले दिन मैंने नेदर में जाकर एक प्लेटफॉर्म बनाया और तभी वहाँ पर एक ट्रेडर भाई भी आ गए और वो बेच रहे थे 5 एमरल्ड के बदले एक डायमंड, लेकिन मेरे पास एमरल्ड ही नहीं थे। तो मैंने उन्हें बोट में बिठा दिया और जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो पूरा प्लेटफॉर्म मॉब से भर गया था। और इसमें काफी सारे स्केलेटन भी है जिनके हाथ में बो की जगह एक स्वॉर्ड है। ये है एक अलग टाइप का मॉब जिसका नाम है नेदर स्केलेटन। नेदर स्केलेटन विदर स्केलेटन से बहुत ज्यादा अलग है क्योंकि जब हम नेदर स्केलेटन में आग लगाएंगे तो वो एक ब्लेज में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो इसका प्रैक्टिकल करने के लिए मैंने एक स्केलेटन में आग लगाई और वो एक ब्लेज बन गया, लेकिन उसने मेरी लंका लगा दी तो मुझे वहां से बाहर आना पड़ा। अब मैं कलेक्ट करने वाला था काफी सारी ब्लेज रॉड और काफी सारा गोल्ड, क्योंकि अब मैं क्योर करने वाला था एक ज़ॉम्बी विलेजर को और उसके लिए हमें चाहिए था एक पोशन ऑफ वीकनेस और एक गोल्डन एप्पल। तो इसीलिए मैंने बची हुई आयरन से आर्मर बना लिया। उसके बाद मैं गया नेदर में और फिर मैंने मॉब्स को मारना शुरू किया, लेकिन ये जगह इतनी सेफ नहीं थी क्योंकि काफी सारे पिगमैन ने मुझ पर हमला कर दिया, तो मुझे वापस घर आना पड़ा। अगले कुछ दिन मैंने छोटे मोटे काम किए। उसके बाद डे 40 पर मैं फिर से नेदर में गया और मैंने काफी सारे मॉब्स मारे। उसे जोड़ने के बाद मुझे एक चीज पता लगी, हमने इस जगह को थोड़ा गलत एक्सपेंड कर दिया था। तो एक्सपेंड की हुई जगह पूरी अनइवन थी, मतलब बीच का रास्ता नए वाले प्लेटफॉर्म के बिल्कुल सेंटर में नहीं था। और क्योंकि मैं एक प्रो बिल्डर हूँ तो ये चीज मेरे लिए काफी शर्मनाक थी। मैंने उसे ठीक करने की भी काफी ट्राई की, लेकिन काफी ज्यादा ट्राई करने के बाद भी मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। इसी बीच हमारे बेस में विलेजर्स भी प्रकट हुए, लेकिन अभी मेरे पास उससे भी बड़ी प्रॉब्लम थी, आखिर मैं इस जगह को ठीक कैसे करूं। मैंने उस जगह पर काफी सारी स्लैब प्लेस की, काफी सारी स्लैब रिमूव भी की, लेकिन फिर भी वो दिखने में अच्छा नहीं लग रहा था। और पूरा दिन परेशान होने के बाद मैं चैन की नींद लेने के लिए बेड पर जाने लगा, लेकिन तभी मेरे ऊपर उन पिलेजर्स ने हमला कर दिया और ना ही हमने उस बेस में टॉर्चेस लगाई थी। तो वहां पर ज़ॉम्बी अपोकलिप्स, स्केलेटन अपोकलिप्स, क्रीपर अपोकलिप्स, सारे अपोकलिप्स आ गए थे। तो काफी देर तक मैं उनके साथ टॉम एंड जेरी खेलता रहा और फिर स्पार्क ने उन्हें टपका दिया, तो उन्हें मारकर मुझे बैड ओमन का इफेक्ट मिला। फिर मैं मॉब फार्म पर जाकर काफी सारे स्केलेटन्स को मारने लगा, लेकिन मैंने गलती से एक एपिक चीज कर दी, मर गया। उन सभी ने मुझे ऑलमोस्ट मार ही दिया था, लेकिन मैं ओवरवर्ल्ड में जैसे तैसे वापस आ गया। अगले दिन मैंने काफी सारे स्केलेटन्स को ब्लेज बनाया और उन्होंने मेरा तंदूरी चिकन बना दिया। उससे बचकर मैं घर वापस आया, लेकिन घर में भी आग लगी हुई थी, बट लकीली हमने आग को ज्यादा स्प्रेड होने से रोक लिया। अगले 2 दिन मैं ओवरवर्ल्ड में ही रहा और मैंने फिर से, जी हाँ,
बहुत सारे पेड़ काटे और बहुत सारे मॉब मारे। उसके बाद मैंने फिर से वही काम शुरू किया। आखिर मैं इस जगह को ठीक कैसे करूं? Stop it. काफी ज्यादा सोचने के बाद भी मुझे कुछ समझ नहीं आया, तो मैंने दूसरी साइड एक्सपेंड किए हुए एरिया को भी मेन एरिया से जोड़ दिया, और वो भी अनइवन ही था। मैं पहले से ही काफी ज्यादा दुखी था, और तभी हमारे नेदर वाले एरिया में आग लग गई। मैंने उस आग को बुझाने की काफी ट्राई की, लेकिन फिर भी वो बुझ नहीं रही थी। तो अफसोस हमें उस जगह को अबेंडन करना पड़ा। अबेंडन क्या, वैसे तो वो जगह जलाने लायक ही थी, लेकिन मेरी मेन प्रॉब्लम अभी भी सॉल्व नहीं हुई थी। आखिर मैं इस जगह को और काफी सोचने के बाद मैंने वही किया जो कि एक प्रो बिल्डर सिचुएशन में करता। मैंने उस जगह को जला दिया, लेकिन शायद भगवान मेरे साथ नहीं थे, क्योंकि वहां पर बारिश शुरू हो गई और वो सारी आग बुझ गई। और अगले दिन वहां पर जाकर फिर से आग लगाई, लेकिन इस बार भी वो पूरे तरीके से नहीं जले, तो मुझे डर्ट लगाकर उन्हें मैन्युअली हटाना पड़ा। डे 45 पर मैं नेदर के अंदर वापस गया और फिर मैंने कोबलस्टोन से फार्म को थोड़ा सेफ बनाया। अगले काफी दिनों तक वहीं पर रहकर मैंने ढेर सारे मॉब्स मारे और फाइनली एक ब्लेज रॉड इकट्ठा की। फिर घर आकर मैंने ब्लेज रॉड से एक ब्रूइंग स्टैंड बनाया। उसके बाद मैं फिर से नेदर में गया और काफी सारे मॉब्स को मारकर मैंने एक और ब्लेज रॉड इकट्ठा की। अब मैं पोशन बना सकता था, लेकिन अभी भी गोल्डन एप्पल बचा हुआ था और उसके लिए हमें थोड़ा और गोल्ड चाहिए था। तो नेदर में जाकर मैंने ढेर सारे मॉब्स को मारा। इतने सारे पिगमैन को मारकर मुझे ढेर सारी गोल्डन स्वॉर्ड मिली, तो मैंने उस सभी को स्मेल्ट कर दिया। फिर मैं काम शुरू ही करने वाला था, और गैस करूं कि फिर क्या हुआ। अब हमारे नीचे वाले एरिया में आग लग गई, तो मैंने आग बुझाने के लिए पानी फेंका और उसके साथ हमारा लावा भी बुझ गया। वहाँ की सारी सीढ़ियाँ जल गई, लेकिन उसे ठीक करने के लिए मेरे पास फूड भी नहीं थी, और डर्ट वाले एरिया से हमने पेड़ भी हटा दिए थे। तो मैंने फिर से वहाँ पर पेड़ लगाए, वुड काटी और उस एरिया को ठीक किया। बीच में स्पार्क के पास जादुई शक्ति आ गई और वो हवा में उड़ने लग गया। क्रिएटिव मोड नहीं है सालो। ऐसे चमत्कार हमारे साथ इंटरनेट देवता करते रहते हैं। उस एरिया को ठीक करने के बाद मैंने फिर से अपने पुराने फेवरेट एरिया, जिसे इम्प्रूवमेंट की कोई भी जरूरत नहीं थी, उसे और ज्यादा इम्प्रूव किया। मेन ब्लॉक का एरिया देखने में बिल्कुल डेड था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस एरिया को थोड़ा इम्प्रूव करूं और 4 प्लेटफॉर्म के रास्तों पर गेट बनाना शुरू किया। डे 51 पर मैंने फाइनली गोल्डन एप्पल बनाया और फिर मैं पोशन ऑफ वीकनेस बनाने लगा। लेकिन तभी मुझे याद आया कि पोशन बनाने के लिए हमारे पास स्पाइडर आई भी है, शुगर भी है, अब बचती है सिर्फ एक चीज, जो थी ब्राउन मशरूम। ब्राउन मशरूम तो हमारे पास है ही नहीं, जिसका मतलब था कि हम पोशन नहीं बना सकते। मैंने काफी ज्यादा सर्च भी की, लेकिन मुझे पता चला कि इस मैप में हम मशरूम सिर्फ ट्रेडर भाई से खरीद सकते हैं, और उनसे मशरूम खरीदने के लिए हमें चाहिए एमरेल्ड, और एमरेल्ड के लिए हमें चाहिए विलेजर। लेकिन हम विलेजर तो क्यों नहीं कर सकते? इस पॉइंट पर मुझे लग रहा था कि मैंने इतनी सारी मजदूरी सिर्फ फालतू में की, और मुझे पता चला कि विलेजर क्योर करने का एक और तरीका है, जो कि थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा क्या बहुत मुश्किल है। इस टेक्निक से विलेजर क्योर करने के लिए हमें लगेगी एक विच और ज़ॉम्बी विलेजर को हम साथ में ट्रैप करेंगे, और फिर मैं कोशिश करूंगा कि विच मेरे ऊपर पोशन ऑफ वीकनेस फेंके, जिससे कि कुछ सेकंड तक पोशन का इफेक्ट विलेजर पर भी आ जाएगा। और इसी बीच विलेजर के ऊपर मैं गोल्डन एप्पल स्पैम करूंगा और टाडा, हमारा विलेजर क्योर हो जाएगा। लेकिन ये काम सिर्फ बोलने में ही आसान था, क्योंकि इसे करते करते मेरी हालत बुरी हो गई। लेकिन उससे पहले मैंने नेदर पोर्टल के साथ एक कोबलस्टोन जनरेटर बनाया। डे 52 पर मैंने काफी सारा कोबलस्टोन माइन किया। फिर मैंने मॉब फार्म के पास जाकर एक प्लेटफॉर्म बनाया, ताकि हमें विच और विलेजर कैप्चर करने में थोड़ी आसानी रहे। फिर मैंने उन्हें ट्रैप करने के लिए जगह बनाना शुरू किया। अगले दिन तक मैंने उसे पूरा कंप्लीट कर दिया। गेट दिखने में काफी अच्छे लग रहे थे। उसके बाद मैंने साइड वाले रास्ते को स्लैब लगाकर थोड़ा और सेफ बनाया। वैसे तो मैं वहां पर फेंस भी लगा सकता था, लेकिन क्योंकि हमारा बेस पूरा वुड से ही बना है और वो भी सेम कलर की, तो मैं नहीं चाहता था कि वो जगह पूरी सेम दिखे। डे 54 पर मैंने एक विच को मॉब फार्म से बाहर निकाला। मैंने उसे कैद करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो जाकर एक बोट में बैठ गई, तो मैंने उसे मार दिया, पता नहीं क्यों। उसके बाद मैं एक और विच के स्पॉन होने का वेट करता रहा, लेकिन पूरा दिन खत्म हो गया और कोई भी विच स्पॉन नहीं हुई। लेकिन अगले दिन विच की जगह एक ज़ॉम्बी विलेजर स्पॉन हुआ, तो रात को मैंने उस विलेजर को कैप्चर कर दिया। अब सिर्फ एक विच को कैप्चर करना बचा था, तो उससे पहले मैंने गाय को वहां पर लाया, ताकि मैं दूध पीकर विच के पॉइजन इफेक्ट से बच सकूं। और फिर मैंने विच को ट्रैप करने की कोशिश की, लेकिन पता नहीं कब रिकॉर्डिंग बंद हो गई और मैंने विच को कैप्चर कर दिया था, लेकिन बीच के कुछ दिन गायब हो गए और इसके साथ ही ट्रैप किया वो विलेजर और हमारी गाय भी गुम हो गई। तो डे 61 पर मैंने फिर से विलेजर के लिए ट्राई किया और इस बार एक चिकन जॉकी स्पॉन हुआ, जिसके ऊपर बेबी ज़ॉम्बी विलेजर बैठा हुआ था। उसके थोड़ी देर बाद ही एक और विलेजर स्पॉन हो गया, तो अब हमारे पास 2 ज़ॉम्बी विलेजर हो गए थे। तो रात के टाइम मैंने बड़े वाले ज़ॉम्बी विलेजर को कैद किया और फिर नेक्स्ट डे मैंने अपनी टेक्निक यूज की और वो चमत्कारी तरीके से काम कर गई।
ज़ॉम्बी विलेजर क्योर होने लगा, लेकिन मुझे विच को मारना पड़ा, नहीं तो वो क्योर हुए विलेजर को मार देती। थोड़ी देर बाद हमारा विलेजर क्योर हो गया और अब सिर्फ एक विलेजर को क्योर करना बचा था, जिसका मतलब था कि हमें फिर से सेम प्रोसेस रिपीट करनी पड़ेगी। मेन ब्लॉक का एरिया पूरा करने के बाद मैंने साइड का एरिया बिल्ड करना शुरू किया, क्योंकि वो जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं थी। वहां से नीचे गिरकर हम डायरेक्ट मर सकते थे। तो मैंने वहां पर डर्ट लगाना शुरू किया, जिसके ऊपर मैं लगाने वाला था वीट, ताकि वो जगह सेफ होने के साथ ही सुंदर भी दिखे। और इसी बीच मैंने एक अनोखी चीज देखी, ट्रेडर भाई ने अपने लामा को फांसी लगा दी थी। तो काफी देर तक मैं एक और विच के स्पॉन होने का वेट करता रहा, लेकिन कोई विच स्पॉन ही नहीं हो रही थी और मेरे पास खाना भी खत्म हो गया था। तो डे 64 पर मैंने पूरे दिन सिर्फ फार्मिंग की। अगले दिन मैंने उस विलेजर को एक क्लैरिक बनाया और उसे थोड़ा बहुत रोटन फ्लैश ट्रेड किया। अगले पूरे दिन मैंने फिर से फार्मिंग की और काफी सारी ब्रेड बनाई। उसके बाद डे 67 पर फाइनली एक विच स्पॉन हुई, तो मैं उसे बाहर निकालने लगा, लेकिन विच की जगह क्रीपर भाई बाहर आ गए और मैं मरते मरते बचा। डे 68 पर एक और विच स्पॉन हुई, तो मैंने उसे फिर से बाहर निकाला और मैं उसे ट्रैप करने की कोशिश करने लगा, लेकिन मेरी रिकॉर्डिंग फिर से बंद हो गई और बीच के काफी दिन मिस हो गए। इसी बीच मैंने विलेजर को क्योर करने की एक नई टेक्निक भी खोजी। फ्लेम रिप्ले रिकॉर्ड कर रहा था, तो लकीली वो पार्ट उसके रिप्ले में रिकॉर्ड हो गया। तो मैं तुम्हें समझाता हूँ कि मैंने दूसरे विलेजर को क्योर कैसे किया। गलती से विच ज़ॉम्बी विलेजर के साथ बोर्ड में जाकर बैठ गई, तो तभी मुझे याद आया, अगर मैं ज़ॉम्बी विलेजर के पास जाकर खड़ा हो जाऊं तो शायद विच मेरे ऊपर पोशन फेंकेगी और वो पोशन विलेजर के ऊपर भी गिर जाएगा, जो कि बिल्कुल हमारे पुराने ट्रैप की तरह काम करेगा। मैंने अपनी टेक्निक को ट्राई किया और लकीली वो काम कर गई। मैंने जितने भी ट्यूटोरियल देखे थे वो सभी बहुत ज़्यादा मुश्किल थे और मैंने एक नई टेक्निक खोज दी जो कि बहुत ज़्यादा आसान है। और फाइनली दूसरा विलेजर भी क्योर हो गया। फाइनली मैंने सारी जगह पर बीट लगा दिया था, बस अब सिर्फ एक काम बचा था, जो था उसे ग्रो करने का। तो मैंने फार्म से काफी सारा बोन मिल इकट्ठा किया और सारी फसल को ग्रो करना शुरू किया। मॉब फार्म के अंदर काफी सारी स्नो बॉल्स भी थी और उसे देखकर मुझे एक आइडिया आया। स्नो बॉल से मैंने काफी सारे स्नो ब्लॉक्स बनाए और उससे स्नो बनाकर मेन ब्लॉक वाले एरिया पर लगा दिया और साथ ही मैंने गेट्स पर लीफ भी लगाए। फिर मैंने बीच की सीढ़ियों से स्लैब्स हटाई और वहां पर उनकी जगह कोबलस्टोन स्लैब लगाई और सिर्फ वुड की स्टेज से वो काफी बेटर लग रहा था। तो मैंने काफी टाइम लगाकर सभी स्टेज पर कोबलस्टोन लगाया। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं सच में प्रो बिल्डर हूँ। उसके बाद मैंने काफी देर तक कोबलस्टोन माइन किया और एक फर्नेस बनाकर उसे स्टोन बनाने के लिए लगा दिया। हमारे पास फाइनली 2 विलेजर्स हो ही गए, लेकिन हॉल बनाने के लिए हमारे पास जगह ही नहीं थी। तो डर्ट से हमने पुराने प्लेटफॉर्म की जगह एक नया प्लेटफॉर्म बनाया। हमारे पास खेत के लिए भी कोई जगह नहीं थी, तो मैंने उसकी पैरेलल जगह पर एक्सपेंड करके एक खेत बनाने का सोचा। ट्रेडिंग हॉल के लिए मैं एक जगह बना रहा था और तभी एक ट्रेडर भाई आ गए जो कि ब्राउन मशरूम के साथ प्रू सैपलिंग बेच रहे थे और हमें दोनों चीज़ों की ज़रूरत थी। वैसे अब ब्राउन मशरूम की ज़रूरत तो नहीं थी, पर फिर भी मैंने उसे खरीद लिया। सैपलिंग मैंने फ्लेम को दे दी और उसके बाद मैंने ट्रेडिंग हॉल बनाना शुरू किया। खेत के लिए जगह फाइनली एक्सपेंड हो गई और स्पार्क ने ट्रेडर भाई से स्प्रूस सैपलिंग भी खरीद ली। तो मैंने काफी देर तक बोन मिल का यूज करके स्प्रूस वुड इकट्ठा की और फिर फाइनली खेत बनाना शुरू किया। डे 76 तक हॉल ऑलमोस्ट बन चुका था और ये हॉल काफी बड़ा होने वाला था, लेकिन मैं उसमें टॉर्चेस लगाना ही भूल गया और अगले दिन हॉल में ज़ॉम्बी अपोकलिप्स आ गया। पूरे दिन मैंने उन सभी मॉब्स को मारा। उन मॉब्स को मारते हुए मुझे बहुत ज्यादा टाइम लग गया, पर जैसे तैसे मैंने उन सभी को मार ही दिया। उसके बाद मैंने हॉल में काफी सारी टॉर्च भी लगा दी। उसके बाद मैंने फिर से हॉल पर काम शुरू किया, लेकिन अभी भी हमारे प्लेटफॉर्म पर फेंस और वॉल लगाना बाकी था। तो मैंने काफी देर तक स्प्रूस वुड इकट्ठा की और फिर पूरे बेस पर फेंस और वॉल लगाना शुरू किया। मॉब फार्म के सामने स्पार्क ने एक्स्ट्रा स्पेस बनाया था और उस जगह का अब कोई भी यूज नहीं था, तो मैंने उसे रिमूव कर दिया। फाइनली वॉल्स और फैंस का काम पूरा हो गया, लेकिन एक बार फिर से पोर्टल वाले एरिया में आग लग गई। लेकिन इस बार मैंने उसे टाइम पर देख लिया, तो हमें ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। फिर मैंने उस लावा को बकेट में उठा लिया ताकि फिर से वहां पर आग न लग जाए। अब सिर्फ एक जगह पर फेंस लगाना बाकी था, जो था सेंटर वाले रास्ते पर। लेकिन क्योंकि वहां पर भी मैंने स्लैब लगा रखी थी, तो उसके ऊपर फेंस ढंग से नहीं लग रहे थे। लेकिन काफी ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने के बाद वो जगह दिखने लायक बनी गई। डे 83 पर हॉल बनकर तैयार हो गया, तो मैंने उसमें काफी सारे बेड प्लेस कर दिए और अब बारी थी विलेजर्स को हॉल में ले जाने की और इन्हें हम ले जाने वाले थे बेड का लालच देकर। एक विलेजर को मैंने जैसे तैसे अंदर कर ही दिया, लेकिन जब मैं दूसरा विलेजर लाने गया
तो एक ज़ॉम्बी भाई विलेजर के साथ बैठ गए थे। लकीली उस ज़ॉम्बी ने उसे इन्फेक्ट नहीं किया। उस ज़ॉम्बी को मारने के बाद हम सो गए और अगले दिन मैंने हॉल में थोड़े बहुत चेंजेस किए, लेकिन वो विलेजर हॉल में था ही नहीं। पहले मुझे लगा उसे किसी मॉब ने मार दिया, बट वो विलेजर दूसरे विलेजर के साथ जाकर बोट में बैठ गया था। अब पता नहीं वहां तक कैसे पहुंचा। उसके बाद रात को हमने फिर से अपना मिशन कंटिन्यू किया, लेकिन हम पर ज़ॉम्बीज ने हमला कर दिया, और वो भी एक नहीं बहुत सारे ज़ॉम्बीज ने। लेकिन जैसे तैसे हमने दोनों विलेजेस को सही सलामत हॉल के अंदर पहुंचा दिया। डे 85 पर मैंने छोटे मोटे काम किए और फिर डे 86 को मैंने फाइनली विलेजेस को ब्रीड करवाया। उसके बाद मैंने फिर से फार्मिंग की। डे 87 पर मैंने जानवर और विलेजर दोनों को ब्रीड करवाया। डे 89 पर मैंने एक विलेजर को फ्लेचर बनाया और उससे थोड़ी बहुत ट्रेडिंग की। फिर मैंने एक टूलस्मिथ बनाया। सारे एमलेट्स ट्रेड करने के बाद भी वो कुछ अच्छी चीज बेच ही नहीं रहा था। उसके बाद मैंने अगले काफी दिनों तक बहुत सारी मजदूरी की, लेकिन मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं था और हमारे पास अभी तक एक घर भी नहीं था। तो मैंने एक घर बनाने का सोचा और उसके लिए एरिया एक्सपेंड किया और फिर मैंने घर बनाना शुरू किया। फाइनली मेरा काम कंप्लीट हो गया, लेकिन स्पार्क अभी घर बना रहा था और मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं था। और ये स्पार्क का बनाया हुआ हॉल कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने वही किया जो कि एक प्रो बिल्डर करता और जल्दी से उसे इम्प्रूव करना शुरू कर दिया। इसी बीच मैंने सेंटर वाली सीढ़ियों को भी थोड़ा इम्प्रूव किया। और काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के बाद मैंने ये बनाया, जो कि दिखने में सुंदर तो नहीं लग रहा। डे 100 तक घर कंप्लीट हो गया और वो देखने में काफी अच्छा लग रहा था, बस उसका साइज बहुत ज्यादा छोटा था, तो उसे हम रहने के लिए यूज नहीं कर सकते। लेकिन इसी के साथ हमारे 100 डेज कंप्लीट हो ही गए। तो होपफुली तुमने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। इस वर्ल्ड में खेलना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था, लेकिन जैसे तैसे हमने 100 डेज सर्वाइव कर ही दिए। और अगर तुमने इस वीडियो को एंजॉय किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए बाय बाय, पीस।